क्लास 12th की हिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान दें, इसे मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बाद जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो इवनिंग वाले पेपर का आएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग का देखते हैं। और यहाँ पे एक बार आप देख लो कि क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। देखो, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम डायरेक्ट। और आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में 1 नंबर के। मोहनजोदड़ो से एक आयताकार जलाशय के पुरा अवशेष मिले हैं जिसका प्रयोग विशिष्ट अनुष्ठानिक पर्व पर किया जाता था। यह जलाशय जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपने विशाल स्नानागार के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये स्नानागार जो था विशाल, ये वहां पे मिला था। और ऐसा माना जाता था कि इसका काम जो होता था वो विशिष्ट कार्य के लिए होता था, मतलब नॉर्मल यूज में नहीं था, कुछ विशिष्ट कार्य के लिए। कोई अनुष्ठानिक, कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है, कोई अनुष्ठानिक स्नान हो, या इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अभिलेखों पर अंकित पियदस्सी शब्द जिस शासक की ओर इशारा करता है वह शासक डैश है, ठीक है। इनमें से है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक मौर्य। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अशोक। कई जगह पे तो सीधा सीधा नाम भी लिखा हुआ था अशोक, और कई जगह पे पियदस्सी इस तरीके से लिखा हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन। और चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उस संदर्भ का उल्लेख कीजिए जिससे यह संबंधित हो। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा। आपने अंतर विवाह और बहिर्विवाह चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। एक ऐसी पद्धति थी जिसमें गोत्र के अंदर शादी की जाती थी, एक ऐसी पद्धति थी जिसमें गोत्र के बाहर शादी की जाती थी। यहाँ से आपसे पूछा हुआ है बहिर्विवाह के बारे में, यानी जिसमें बाहर विवाह किया जाता था। तो ये कौन सी पद्धति थी? ये थी बहिर्विवाह पद्धति, ठीक है। इसमें क्या होता था कि गोत्र के बाहर विवाह किया जाता था। हो सकता है अगली बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना आए और इसकी जगह आपसे अंतर विवाह वाला पूछ लें, तो आपको दोनों तीनों सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह कथन जो पितृवंशिकता के अर्थ को नष्ट करता है वह है। अब देखिए यहाँ पे नष्ट जो है ये आपका टाइपिंग का एरर है। आप इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो होता है वो गलत टाइप होता है। यहाँ पे लिख रखा है कि क्लैरिफाई करना है आपको, यानी कि नष्ट की जगह यहाँ पे क्या होगा, स्पष्ट होगा, ठीक है। तो अब पढ़िए, निम्नलिखित में से वह कथन जो पितृवंशिकता के अर्थ को स्पष्ट करता है। तो अब आपके सामने सीधा सीधा यही है कि ऐसी परंपरा जिसमें पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र, इस तरीके से जो परंपरा चली आ रही है उसको हम पितृवंशिकता कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसका मतलब नहीं समझ पाए तो आप गलत कर दोगे आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि रिक्त स्थान का चिन्ह जो है वो क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे इमेज आपके सामने इतनी बुरी है, इसको आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी, मैंने वैसे आपको चैप्टर की वीडियो में ये 3 चित्र एक साथ थे और मैंने आपको तीनों चित्र पढ़ाए हुए थे और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको ये बात जरूर याद आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भगवान बुद्ध जो थे उनके ध्यान की जो दशा थी उसको दिखाता है, ठीक है। और चारों ओर इसके व्यक्ति थे, ठीक है, चारों तरफ इसके व्यक्ति हैं, पर इसमें आपको इमेज अच्छी नहीं दिख रही, आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, एक बोधि वृक्ष है, ठीक है, बोधि वृक्ष था इस इमेज में इस जगह पे। और इसकी क्या की जा रही है, यहाँ पे पूजा की जा रही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जैन विद्वानों ने पाली भाषा में जैन साहित्य का सृजन किया। ध्यान से देखिए, इसमें ना कोई गलती है, आपको वो गलती पहचाननी है और उसको आपको ठीक करना है। तो देखिए, आप जानते होंगे कि जो जैन विद्वान थे उन्होंने कौन सी भाषा में किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि उन्होंने प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, इन भाषाओं में किया था अपना। प्राकृत, ठीक है, संस्कृत, तमिल, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पाली नहीं आएगा तो आपको ये काट देना है यहाँ से, और इसकी जगह प्राकृत लिख सकते हो। प्राकृत, संस्कृत, तमिल तीनों ही लिख सकते थे क्योंकि तीनों ही भाषाओं में इन्होंने सृजन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि उस भक्ति परंपरा को आपको पहचानना है जिसके अंतर्गत ईश्वर की अमूर्त रूप की पूजा की जाती है, यानी उपासना की जाती है। तो ये बड़ा आसान है, आप आराम से बता दोगे कि ये निर्गुण भक्ति का एक प्रकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निराकार और अमूर्त रूप से पूजा की जाती है। जहाँ पे मूर्त रूप की बात आ जाए वो सगुण भक्ति कहलाता है। तो आपको यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए, इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जो ये सूफी थे, सूफी मत, इसमें खानकाह का मतलब क्या होता था? तो देखिए, खानका क्या होता था, एक तरह से मठ होता था या आश्रम टाइप का आप कह लो। यहाँ पे क्या होता था, जो शेख होता था, शेख शेख के परिवार, ठीक है, उनके जो सेवक अनुयायी वगैरह रहते थे वो यहाँ पे रहा करते थे। जिस तरीके से हिंदुओं के जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके जहाँ पे वो निवास स्थान है उसको आश्रम कहा जाता है। इसी तरीके से जो इसमें सूफी मत के होते थे, इनको इनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। तो ये 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। और हाँ, 9वां क्वेश्चन देखिए, गोपुरम और मंडप, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। गोपुरम, ठीक है, गोपुरम क्या होता था, देखिए एक मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में होता था। जैसे मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ। साउथ के जो मंदिर होते थे वो कुछ इस शेप में होते थे, ठीक है, इस तरीके से प्रवेश द्वार होता था। और ये बहुत ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचे होते थे, यहाँ से एंटर हो सकते थे उसके अंदर। और बहुत ऊंचे होते थे, ये बहुत दूर से ही, यानी अगर इसको कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचे होते थे। तो दूर से ही मंदिर होने का एहसास कराते थे गोपुरम, ठीक है। और ये जो राजा बनवाते थे, इसको बनवाने में बहुत ज्यादा धन संपत्ति लगती थी। तो इससे एक तरह से राजा की ताकत का भी पता लगता है कि जिस राजा ने ज्यादा गोपुरम बनवाए हैं वो ताकतवर रहा होगा, धनी व्यक्ति रहा होगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम मंडप की बात करें तो मंडप क्या होता था, मंडप जो मंदिर होता था, मंदिर के अंदर, ठीक है, मंडप जो है वो मंदिर के अंदर परिसर में होता था, ठीक है। जो मंदिर परिसर होता है उसमें देव स्थल के चारों ओर होता था। और वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और पूरा बना होता था, मतलब अच्छे तरीके से। और गोपुरम जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो आप बता सकते हो इसे आराम से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको एक ही पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करना था। और एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन आर, ठीक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हो सकते हैं। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि कोई इनके बीच में रिलेशन है भी या नहीं। तो कथन एक देखिए और कारण देखिए आर। कथन ए कह रहा है कि 1542 ईस्वी तक विजयनगर का जो शासन था वह अराविदु वंश के हाथ में चला गया था। सही है, आपने पढ़ा होगा संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश, अराविदु वंश। इस तरीके से चार महत्वपूर्ण वंशों ने शासन किया है विजयनगर साम्राज्य में। तो उसी में से एक वंश था अराविदु, जो कि 1542 तक इसके हाथ में शासन चला गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। इसका कारण देखिए, आर वाला पॉइंट भी पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि 1565 ईस्वी में जो राक्षस तांगड़ी का जो युद्ध हुआ था, इसमें भारी विजय के बाद विजयनगर साम्राज्य जो था एक ताकतवर यानी एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रह गया था। ये भी बात सही है, क्योंकि 1565 में क्या हुआ था कि विजयनगर पे आक्रमण कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो हमला हुआ था इससे विजयनगर को काफी लूटा गया, नुकसान हुआ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब एक बार ऑप्शन को देखिए, केवल ए सही है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आर भी सही है। केवल आर सही है, ये भी गलत है। कथन ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, और कारण आर जो है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण करता है। और आखिरी पढ़िए, कथन ए और कथन आर दोनों सही है। कारण जो आर है वो कथन ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ये आसान क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दोबारा देखनी है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यस, देखिए, दोबारा से पढ़िए। 1542 की घटनाएं और 1565 की घटनाएं, दोनों ही घटना सही है, पर इन दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन नहीं है। अराविदु वंश के हाथों में चला गया वो तो ठीक है, लेकिन 1565 की घटना उससे अलग है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो डी स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट ये सही होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कथन ए भी सही है आपका और कथन आर भी सही है, दोनों सही है। पर जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो आर कथन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। आपने क्या लगाया आप कमेंट में बता देना, आंसर इसका डी है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं कि जिस मुगल शासक से बादशाह नामा जो है संबंधित है वो शासक कौन है? तो आप सभी जानते होंगे, शाहजहां से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, कह रहे हैं कि अरब की पसंदीदा शैली, सॉरी सॉरी अकबर की पसंदीदा शैली डैश थी। ये भी मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में पढ़ाया था और मैंने क्लियर बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ रखा है। ये नस्तलिक शैली थी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नस्तलिक शैली। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली क्यों होती थी? देखिए जो जोतदार थे जमींदारों के मुकाबले अगर देखा जाए तो ज्यादा ताकतवर थे। क्यों? क्योंकि ये गाँव में रहते थे, ठीक है, गाँव में रहते थे, जबकि ये जो जमींदार होते थे ये शहरों में रहते थे। इनका जो जोतदार होते थे इनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी और इनका नियंत्रण होता था। आपने ये भी देखा था कि जो स्थानीय व्यापार था इसमें जोतदारों का पूरा नियंत्रण था, ठीक है। जो साहूकार थे उस पे जोतदारों का नियंत्रण था। जो ग्रामवासी होते थे, जो गांव के रहने वाले लोग होते थे, उस पे इनका सीधा नियंत्रण होता था। और ये जो जोतदार थे ये जानबूझकर उनको रोकते थे ताकि जमींदारों को लोग टैक्स ना दे और जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो, ठीक है। तो ये खूब सारे पॉइंट बनेंगे पर आपको केवल एक नंबर का एक ही पॉइंट लिखना था, केवल एक पॉइंट लिखना था, ठीक है। ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना था। अब आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 14। एक बार इसे ध्यान से देखिए, आपको इसका मिलान करना है। अब इसमें सबसे पहले जब भी आप मिलान करो तो आप वो मिलान किया करो जो आपके लिए सबसे आसान हो। जैसे सती प्रथा आई थिंक आप सभी जानते होंगे, 1829 की घटना है, 1829। तो सी को इससे मिला देते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो मार्शल लॉ लागू किया गया था ये कब, सॉरी उत्तर भारत में कब लागू किया गया था? ये मई जून की बात है, ठीक है। मई जून 1857 उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया था, मई जून 1857। और इसमें क्या हुआ था, सेना के हाथों में अधिक शक्ति दे दी गई थी। अब सेना जिस पे चाहे उस पे मुकदमा चला सकती थी, जिसे चाहे उसे जेल डाल सकती थी, जिसे चाहे उसे सजा सुना सकती थी। ये होता है मार्शल लॉ, तो ये हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन। अगर झांसी की रानी की मृत्यु की बात करें तो ये हुई थी 18 जून 1858 की, ठीक है। तो ये हम इसको इससे कर देंगे जून 1858। अब हमारे पास एक बच गया है केवल, आजमगढ़ घोषणा। तो इसको हम मिला देंगे दो से। तो इस तरीके से मैंने मैच कर दिया। आप आंसर एक बार देख लो, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से जो निर्देश दिया था वह क्या है? देखिए, स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और शहरों में की जाए, बिल्कुल सही है। सभी जगह पर एक ही समय पर संगोष्ठियां हो, ये भी सही है। पारंपरिक ढंग से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए, ये भी सही है। लेकिन ये जो है दिन का शेष समय कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं होंगे, ये गलत है। क्योंकि इसमें कहा था कि जो दिन का शेष समय बचे उसमें कोई रचनात्मक कार्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 15वां जो क्वेश्चन है इसका जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको कट करना है। और चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कह रहे हैं कि हम नकल करने वाले नहीं है, ठीक है। हम नकल करने वाले नहीं है, ये किसी की स्टेटमेंट है। ये किसने कहा था आपको ये पहचानना है। ये शब्द संविधान सभा में निम्नलिखित में से जिस सदस्य के द्वारा कहे गए वो सदस्य कौन था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उपयोगी में से कोई नहीं। अब आपको ये पहचानना है। तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो कथन था ये जवाहरलाल नेहरू का था। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे वो सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो जाता है। सेक्शन बी पे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये आपके सामने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है। इसमें आपको पढ़ना है और उसके बाद आंसर देने। तो ऋग्वेद के दो छंदों की प्रमुखता से किस देव का आह्वान किया जा रहा है? ठीक है, तो इसमें बात चल रही है अग्निदेव की। 17.2 आपसे पूछ रहा है कि अग्निदेव ने यज्ञ द्वारा प्रार्थना में नहीं मांगा, धन मांगा है, गाय मांगा है। ठीक है, अग्निदेव से यज्ञ में प्रार्थना की गई थी तो धन भी मांगा गई थी, गाय भी मांगी गई थी। और ऑप्शन देख लीजिए, पुत्र भी मांगा गया था पर हाथी नहीं मांगा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला आपका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है 17.3, कह रहे हैं कि छंद जिस खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे उसे क्या कहा जाता है? 17.3, तो देखिए वो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, वैदिक संस्कृत। 17.4 देखिए, जिन परिवारों के लोगों को वैदिक छंद मौखिक रूप से सिखाए जाते थे वो थे। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने, पुरोहित। ये सारे के सारे आंसर जो है आपको क्लियर मिल जाते हैं आपके इस पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे आंसर मिल रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहने कि निम्न दिए गए ये जो चित्र है आपके सामने, इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इसमें से 3 आपसे क्वेश्चन पूछे, उसका जवाब देना है। तो आप एक बार चित्र को देख लीजिए और पूछा जा रहा है कि ये मूर्ति जो है वो किसकी है। 18.1, तो ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होएगा सही। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत की शगुन भक्ति की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री कौन थी? मीराबाई थी। ये मैंने आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में भी कराया हुआ है। और दिए गए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए के रूप में और दूसरे को कथन आर के रूप में दर्शाया गया है। आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है और फिर बताना है। पहला है कि मीराबाई ने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार किया, बिल्कुल सही है, ठीक है, उन्होंने इनकार किया था। दूसरा है कि मीराबाई ने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। यानी ए भी सही है और आर भी सही है, ए भी सही है आपका, आर भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। और जो कारण आर है वो ए का स्पष्टीकरण है। लास्ट देख लो, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है कथन ए का स्पष्टीकरण है। अब देखो यहाँ पे दिखा है स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, मीराबाई ने पत्नी और माँ के दायित्व को निभाने से इनकार क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने, मीराबाई ने विष्णु के जो अवतार थे कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था, इसीलिए किया था। यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो यहाँ पे सही एक्सप्लेन करता है, यानी ए का एक्सप्लेनेशन आर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। 18.4 देखिए, मीराबाई जो थी राजकुमारी थी, वो कहाँ की थी? मारवाड़, या आपने पढ़ा होगा मेड़ता जिला, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियर। और अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 19वां देखिए एक बार क्वेश्चन, आपके सामने पूरा एक स्रोत दे रखा है, अ, इसको आपको पढ़ना है, समझना और फिर इसके इसके बाद इसका आंसर देना है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप कभी भी पेपर में डायरेक्ट ये पढ़ने मत बैठ जाना कि आप पूरा का पूरा पढ़ने बैठ जाओ, आपको सीधा क्वेश्चन पे देखना है। बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 आपको पहले से आते हैं, जो आते हैं उसको क्लिक करो और जो नहीं आते उसको दोबारा से उसके लिए आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो 19.1 का। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे वो पृथक निर्वाचिका को डैश के समान मानते थे? अमृत, बंधुता, विष और इनमें से कोई नहीं। तो विष हो जाएगा, क्योंकि ये इसको जहर मानते थे। ठीक है, तो ये आपका विष हो जाएगा। 19.2 देखिए, विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखने से जीने का मतलब क्या होगा? कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। यानी कोई मतलब नहीं रह जाता था तो निरर्थक हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखो, आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा, जीने का कोई मतलब ना रहने का मतलब है निरर्थक, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका। 19.3 पे आ जाओ, ध्यान से पढ़ो उसे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए के रूप में तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ए कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका का बीज बोया है, ठीक है। आर कह रहा है कि अपने शासन की सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ये भी ठीक है। तो देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन देखो एक बार यहाँ पे, ए सही है, आर सही है, ठीक है, केवल ए सही है, केवल आर सही है, यहाँ पे कट कर दो क्योंकि दोनों ही सही है यहाँ पे। तो एक बार इसे देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण है, यस, स्पष्ट करता है, बिल्कुल स्पष्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 19.3 का ऑप्शन सी। और एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19.4 की तरफ। ये कहने कि अंग्रेजों का पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव प्रेरित था डैश की नीति से? कौन सी नीति से प्रेरित था? एकीकरण तो नहीं था भाई, विलय भी नहीं था इसमें क्योंकि अलग की बात चल रही थी, अधिग्रहण भी नहीं था क्योंकि वो पहले ही कब्जा कर चुके थे। ये हो सकता है इसका फूट डालो और शासन करो की नीति, जो इनकी फूट डालो और शासन करो की नीति थी, राज करो की नीति थी, ये हो सकता है इसका।
अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप उसको इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि हिंदी में कई बार टाइपिंग की मिस्टेक बहुत ज़्यादा मिलती है इन पेपरों में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेक्शन बी का। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस प्रकार से मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, मगध के कई सारे कारण थे। यहाँ पे खेती की उपज अच्छी होती थी, लोहे की खदानें वगैरह थी, हथियार औजार वगैरह उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है। यहाँ पे हाथी उपलब्ध हो जाते थे जंगली क्षेत्रों में। और यहाँ पे पानी मिल जाता था, गंगा नदी वगैरह उसकी उपनदियों से सिंचाई वगैरह के लिए। तो ये कई सारे कारण थे, लेकिन 3 पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे, केवल 3 पॉइंट। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को बताना है। देखिए, एपिसोड वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने एपिसोड वीडियो देखी हो पेपर से पहले, तो ये सारे A to Z क्वेश्चन करा रखे हैं और ये वहीं से आ रखे हैं सारे के सारे। तो देखिए 21वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य जो है आप जानते हैं, इसमें विरूपाक्ष मंदिर जो था वो बहुत ज्यादा फेमस था। ये एक प्राचीन भगवान शिव को समर्पित मंदिर आप कह सकते हो। और आपको पता होगा कि इसका जो निर्माण था, ठीक है, वो कृष्णदेव राय ने कराया। और इसका जो निर्माण था वो काफी लंबे समय तक चलता रहा था, ठीक है। इसमें ये जो मंदिर था, इसमें मंडप और कई स्तंभ वाले गलियारे वगैरह आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसमें एक जो मंदिर था उसमें एक गर्भगृह भी था, जो प्राचीन समय में छोटे अलग टाइप के मंदिर होते थे, गर्भगृह वगैरह था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे, 3 ही पॉइंट आपको बताने हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जोतदार क्यों शक्तिशाली थे। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जोतदार क्यों शक्तिशाली थे, तो देखिए इसके कई सारे कारण हो जाएंगे। आप ये बता सकते हो, क्योंकि देखो जहां पे जोतदार जो थे ये गांव में रहते थे, जबकि जो जमींदार लोग थे वो बाहर रहते थे शहरों में। इनका क्या होता था, सीधा नियंत्रण होता था, किस पे होता था, वहां की जो ग्रामीण जनता है उस पे, वहां का जो स्थानीय व्यापार था उस पे नियंत्रण होता था, वहां के जो साहूकार थे उस पे इनका नियंत्रण होता था, ठीक है। जोतदार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, पैसे वाले होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके खूब सारे पॉइंट बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, पेपर में कभी भी वर्ड लिमिट से ज्यादा मत बढ़ना, वरना पेपर नहीं हो पाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23rd, 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उक्त कथन को उचित तर्कों से बताना है। देखिए 1857 का विद्रोह जो था, आपने देखा होगा कितना भयंकर विद्रोह था। सैनिकों के द्वारा शुरुआत हुई थी, बाद में आम लोग भी जुड़ते गए और अंग्रेजों को कई जगह से उखाड़ फेंका। आजमगढ़ को तो 81 डेज तक आजाद कर दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए फिर अंग्रेज जो थे, कई जगह पे अंग्रेजों को मार दिया गया था, जला दी गई थी उनकी जो सरकारी संपत्तियों पे उनका जो कब्जा था उन सबको। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या आलम था। अब यहाँ पे ये बताया जा सकता है कि देखिए, फिर ऐसे में अंग्रेजों ने उनको काबू करने के लिए क्या किया, वहां से ब्रिटेन से कुछ टुकड़ियां मंगवाई थी, सैनिक टुकड़ियां मंगवाई थी, ठीक है। और पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे काबू नहीं किया जा सकता। मार्शल लॉ लागू करेंगे तो उसके बाद सेना के पास अधिकार हो जाएंगे, किसी पे भी मुकदमा चला सकते हैं, किसी पे भी किसी को भी मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं, और सजा, मौत की सजा तक दे सकते हैं, इतने अधिकार दे दिए गए थे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। ब्रिटेन से सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई थी, क्योंकि उनको किसी तरीके से इसको काबू करना था। और जमींदारों को भी अपने में मिला लिया था इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, और एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यस, यहाँ पे देखिए सेक्शन डी जो है हमारा, ये 8 नंबर के क्वेश्चन आपके, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं एक बार। यानी कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, और इसके ऑप्शन में ही दे रखा है, महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व, ठीक है, संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। युक्ति युक्त तर्क देकर पुष्टि कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो और आपको दिक्कत आए, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से की लैंग्वेज में आते हैं आपके पेपर में हमेशा। तो चलिए मैं आपको इसका इसी का आंसर बता देता हूँ, शायद आपको ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो।
तो क्या हुआ था कि देखिए महाभारत जो है आपने पढ़ा है कि सबसे विशाल महाकाव्य है, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा आप कह सकते हो उसे। इसमें क्या था, ये जो महाभारत है इसमें इस ग्रंथ में युद्ध के बारे में, ठीक है, जंगलों के बारे में, राजमहल और बस्तियों का चित्रण किया गया है। आपने पढ़ा होगा इसमें कि इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, आपने ये भी पढ़ा होगा महाभारत के बारे में। और इसकी जो रचना है वो मतलब हजारों साल तक चलती रही है, बहुत लंबे समय तक चलती रही है, ठीक है। इसमें क्या था, महाभारत में दो जो हैं, एक तरफ से कौरव हैं, 2 गुट दूसरे पांडव हैं। इनके बीच में जो लड़ाई थी, इनके बीच में जो संघर्ष था, ठीक है, भूमि को लेकर, सत्ता को लेकर जो संघर्ष था उसका चित्रण किया हुआ है। महाभारत के अंदर आप देखोगे तो आपको विवाह के नियमों के बारे में पता लगता है, 8 प्रकार के विवाह के बारे में। आपने अंतर्विवाह पढ़ा है, बहिर्विवाह पढ़ा है, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा को पढ़ा था, बहुपति प्रथा को पढ़ा था। उसके अंदर आपने संघर्षों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। महाभारत में हमें गोत्र संबंधित नियम के बारे में जानकारी मिलती है कि विभिन्न गोत्र और अपने गोत्र से बाहर शादी करना, गोत्र के अंदर शादी करना, दोनों तरह की चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है। और स्त्री पुरुषों के अलग अलग अधिकार पढ़े थे कि जहाँ पे एक तरफ पुरुष को संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, ठीक है, पितृ संपत्ति में, वहीं पे जो महिला होती थी उसको नहीं मिलते थे अधिकार। महिला को क्या होता था, जब उसका विवाह हो जाता था तो विवाह में जो उपहार वगैरह मिलते थे उस पे उसका अधिकार होता था, स्त्री धन वगैरह, ठीक है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। समाज में ब्राह्मणों के द्वारा कुछ आचार संहिताएं लागू की गई थी, उन नियमों को मानना पड़ता था, ठीक है। जाति जाति के बारे में आपने पढ़ा था, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। कई सारी चीजें जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है वो इसके अंदर डालनी थी आपको, तो यहां से आपका ये आंसर बन जाता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिकता क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। पितृवंशिकता क्या है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें पिता के बाद पुत्र, उसके बाद फिर पौत्र, प्रपौत्र, इस तरीके से मतलब अधिकार जो थे और संपत्ति का जो बंटवारा था वो चलता रहता था। समाज में जो पुरुष होता था उसको महत्वपूर्ण माना जाता था एक महिला के बजाय, ठीक है। और अधिकार जो होते थे वो संपत्ति के हों चाहे अन्य अधिकारों, वो पुरुष के पास ही ज्यादा होते थे इस व्यवस्था के तहत। और मान लो अगर किसी का पुत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तराधिकारी उसका भाई वगैरह भी हो सकता था, ठीक है। कई जगह पे मातृवंशिक के बारे में पता लगा है लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और धनी वर्गों में अगर हम देखें तो पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही मतलब दृष्टिकोण रखते थे, ऐसी ही बातों को मानते थे। तो इस तरीके के पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। क्वेश्चन हो जाएगा ये 24 का हमारा। और एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन है ऑप्शन में, एक बार देखिए। ये कह रहे हैं कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा से मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है, इसके बारे में आपको बताना था। और ऑप्शन में दे रखा है कि योग्य व्यक्तियों को पदवी जो देना, टाइटल जो दिए जाते थे, ठीक है, वो मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था, प्रमाणों के साथ सिद्ध कीजिए। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ ये वाला ऑप्शन, पदवियों वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। आपने देखा होगा इसमें कि मुगल जो यहाँ पे जो नौकरशाही थी इसमें अलग अलग तरह के लोगों को शामिल किया जाता था, ठीक है। और दरबार में क्या होता था कि जिसका जैसा पद होता था, ठीक है, जिसका जैसा पद होता था वैसे ही उसी तरीके से वो राजा के करीब बैठता था, ये भी आपने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता था कि जो पद होते थे वहां पे वो इस चीज पे निर्भर करते थे कि उन्होंने कैसी पदवियां धारण कर रखी है, ठीक है। जो उच्चतम मंत्री होते थे वो शासक के ज्यादा करीब होते थे। और औरंगजेब ने भी अगर देखा जाए तो अपने 2 उच्च पदस्थ जो उनके अभिजात लोग थे, जैसे कि जय सिंह और जसवंत सिंह, इनको मिर्जा राजा की पदवी दे रखी थी। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो पदवियां थी वो अर्जित भी की जाती थी और इनको खरीदा भी जा सकता था, ठीक है। मीर खान ने अमीर खान की पदवी के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए थे, यानी कि उसका नाम था मीर खान। चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, जब उसने केवल आगे अमीर खान यानी एक इतना सा वर्ड जोड़ने के लिए, ये जो पदवी धारण करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो इस तरीके से पदवी जो थी वो अर्जित भी की जा सकती थी और खरीदी भी जा सकती थी। ये भी पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। और एक व्यक्ति, ये भी ध्यान रखिए, एक व्यक्ति एक से अधिक पदवियां टाइटल धारण कर सकता था, एक से अधिक। तो ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। और इसके ऑप्शन वाला दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गुलबदन बेगम,
गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूंनामा में मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में पता लगता है, झलक मिलती है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। तो मुगलों की जो घरेलू दुनिया की ओर इशारा किया जाता है वो हरम शब्द से। हरम जो होता है मुगलों की घरेलू दुनिया की तरफ इशारा करता है। ठीक है, ये जो है ये फारसी भाषा का शब्द था और इसको पवित्र स्थान इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो पवित्र स्थान बनता है। मुगल जो लोग थे, ठीक है, मुगल जो खानदान में जो उनकी बादशाह की जैसे पत्नी हो जाती है, उपपत्नी हो जाती है, इनकी माताएं हो जाती हैं, ठीक है, और इनके परिवार में जो महिलाएं वगैरह हो जाती हैं, दासी वगैरह हो जाती हैं, वो सब यहाँ पे रहा करती थी। शासक वर्ग जो होता था इनमें आपको पता है कि ये एक से अधिक विवाह करते थे। ठीक है, बहुविवाह प्रथा थी। तो उनकी जो पत्नियां होती थी वो सब यहाँ पे रहती थी। और राजपूतों के साथ इन्होंने जो वैवाहिक संबंध बनाए, मैत्री संबंध स्थापित किए, इसका जिक्र भी मिलता है इसमें हुमायूंनामा के अंदर। ठीक है, और विवाह के बाद जो भेंट वगैरह दिया जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। शाही परिवार में किस तरीके से रखा जाता था, किसका क्या पद होता था, बेगम, अगहा वगैरह, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। और गुलबदन बेगम ने यह भी लिखा है कि राजाओं और राजकुमारों के बीच में जो संघर्ष थे उसको सुलझाने में जो परिवार की जो बूढ़ी औरतें होती थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। ये सारा का सारा आपको ए टू जेड एनसीईआरटी के अंदर मिल जाता है, ए टू जेड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रस्तावों पर संविधान सभा में होने वाली बहस समाचार पत्रों में छापी जाती थी। इसके बारे में आपको बताना है, बिल्कुल छापी जाती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में 6 सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इस 6 सदस्य वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा में 300 के करीब सदस्य थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो 6 सदस्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, इसमें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, के एम मुंशी हो जाएंगे, बी एन राव हो जाएंगे। इस तरीके से ये सदस्य जो थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप इनके बारे में बता सकते थे। नेहरू जी के बारे में आप बता सकते हो कि नेहरू जी ने क्या करा था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। और ये जो झंडा, भारत का तिरंगा कैसा होगा, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था। भारत का संविधान का फ्रेमवर्क कैसा होगा, ठीक है, कि एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य माना जाएगा, यहाँ पे अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेंगे, समानता, ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव के तहत नेहरू ने पहले सामने रख दी थी। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण काम वल्लभ भाई पटेल के थे। वल्लभ भाई पटेल ने ही देश को टूटने से बचाया, विभिन्न रियासतों को जोड़ा और संविधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जब कभी विवाद हो जाता था दो विचारधाराओं के बीच में, आपने देखा होगा जो वामपंथी थे और जो राष्ट्रवादी थे उनके बीच में कई बार विवाद हो जाता था संविधान सभा में। तो ऐसे में जो मध्यस्थता करवाते थे वो वल्लभ भाई पटेल कराते थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होने के नाते भाई जितना भी चर्चा होता था, चर्चा वगैरह होती थी वहां पे, उसको एक सही दिशा में ले जाना उनका महत्वपूर्ण काम होता था। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो वो जो प्रारूप समिति होती थी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, के एम मुंशी और ये कृष्ण स्वामी अय्यर वगैरह जो थे इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहाँ पे। पी एन राव की बात करें तो वो भी सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उन 6 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे। अब इसी के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि विभिन्न प्रस्तावों पर संविधान सभा में होने वाली जो बहस होती थी उस पे जो बहस जो होती थी उसको छापा जाता था अखबार में। फिर जो जनमानस था यानी जो जनता थी उन अखबारों को पढ़ती थी और वो देखती थी कि भाई बहस किस बात पे हो रही है और वहां पे क्या क्या चल रहा है। तो देखिए, क्यों ऐसा किया जाता था, इसलिए किया जाता था क्योंकि जनसाधारण यानी जो जनता है उसको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जो उनके लिए कानून बनाया जा रहा है, उनके लिए जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें कौन कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं, कैसे कैसे उस पर चर्चा हो रही है, कौन क्या पक्ष रख रहा है। ठीक है, जनता को प्रस्तावों की आलोचना और समालोचना करने का मौका दिया जाता था कि जनता भी उस पर अपने विचार रख सकती थी। और इससे क्या था कि इससे सामूहिक सहभागिता होती। मान लो अगर एक बंद कमरे में जो संविधान सभा के मान लो 300 सदस्य हैं, ये सदस्य आपस में बहस करके, आपस में चर्चा करके, बिना किसी को बताए संविधान बना देते हैं, कानून बना देते हैं। जनता तक वो बात ही नहीं पहुंच पाती, जनता को बाद में पता लगता है कि उनके लिए कानून बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो एक तरह से उनकी सहभागिता तो हुई नहीं। लेकिन जब ये अखबारों के जरिए जनता के सामने आती थी, जनता उसको पढ़ती थी, तो वो समझती थी कि कहाँ पे क्या बातें चल रही है, अपने विचार भी वो रख सकती थी जनता यहाँ पे।
ठीक है, उनके सुझाव देखे जाते थे, सुझाव पे विचार किया जाता था, अंतिम निर्णय लिया जाता था। और बहुत सारे जैसे मुद्दे थे उन पे पाबंदी लगाई गई थी। ठीक है, जैसे गौ हत्या वगैरह और बूचड़खाने बंद करना, इसमें ध्यान रखा गया था हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का, अन्यों की धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा गया था। जो अल्पसंख्यक वर्ग थे जिनके साथ हमेशा भेदभाव होता आया था, उनको क्या किया गया था, समान अधिकार देने की बात की गई थी। तो ये सारी बातें छापी जाती थी अखबार में, जनता उसको पढ़ती थी, वो भी अपना मतलब उस पर रिव्यू रखती थी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। 26वां हो जाएगा, इसके बाद है हमारा सेक्शन ई। इसमें आपके सामने ये दिया हुआ है एक पैराग्राफ, और इसके आपको आंसर देखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने ये जो क्वेश्चन है 27.1, कह रहे हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जनरल के जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, पहले डायरेक्टर जनरल। तो ये कनिंगम रहे होंगे, अलेक्जेंडर कनिंगम। यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं कि 27.2 में कह रहे हैं कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों से कितनी लंबी रेल पटरी का निर्माण संभव था। तो ऐसा माना जाता है लगभग 100 मील का निर्माण जो था वो संभव था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लगभग 100 मील का। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा स्थल क्यों बदतर था। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी प्राचीन संरचनाएं थी वो सारी नष्ट कर दी गई थी। ठीक है, ईंटें वगैरह चुरा ली गई थी, लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां पे संरक्षित था, सुरक्षित था। तो इसलिए हम कह सकते हैं। और इसके बाद आपके सामने एक 28वां क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लो। अब ये पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, पेपर में कभी भी इसको पढ़ने मत बैठना भूल कर भी, पहले आपको सीधा क्वेश्चन देखना है, ना आए तब आपको आंसर पढ़ना होता है। 28.1 को देखो एक बार। कॉल शब्द का क्या अर्थ होता है, कॉल शब्द का एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉल शब्द का मतलब होता है कहावत। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, कॉल को कव्वाली के शुरू आखिर। देखो ये रहा, कॉल शब्द का अर्थ होता है कहावत। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि कॉल का गायन किस अवसर पर होता था। तो ये क्या होता था, कव्वाली के जो शुरू होता था या कव्वाली का जो एंड होता था, स्टार्टिंग में और एंड में होता था। ठीक है, अमीर खुसरो कौन थे और किसके अनुयायी थे। तो अमीर खुसरो जो थे महान कवि थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, विचारक थे। और किसके अनुयायी थे ये, तो ये शेख जो निजामुद्दीन औलिया थे इनके अनुयायी थे। तो ये आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो ये आंसर इसी में से मिल जाएंगे, आपके लिए आसान है। फिर 29वां देखिए, फिर से आपके सामने इसी तरीके का क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29.1, तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था भारत में। और दूसरा क्या है कि खिलाफत आंदोलन की मांगे क्या थी। इनकी मांगे ये थी कि जो ओटोमन साम्राज्य है, ठीक है, वहां की जो इस्लामी पवित्र स्थान तुर्की है, वहां पे खलीफा के अधीन हो जाए, यानी कि तुर्की का आंदोलन था एक तरह से, पर यहाँ के मुसलमान उसमें शामिल हो रहे थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। गांधी जी ने इसलिए किया था क्योंकि एक तो उनको बड़ी जनसंख्या मिल जाएगी उनके आंदोलन में, और दूसरा क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता पे ज्यादा बल देते थे वो, इसलिए भी उन्होंने किया था। ये हो जाता है हमारा। अब ये आ जाता है हमारा सेक्शन एफ। यहाँ पे आपके सामने एक मानचित्र है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थलों को उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, और एक बार इधर देख लीजिए। मैप आपके सामने यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको आंसर ही बताने का प्रयास करूंगा पूरा पूरा। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाहौर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, चंपारण। अब देखिए यहाँ पे मैप तो है नहीं, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जैसे इन दोनों में से एक भरना था। चंपारण आप भर सकते हो, बिहार में ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए भरना। और फिर आपके सामने ये है खेड़ा और दांडी, इसमें से आपको एक भरना था, गुजरात में हो जाएगा। चौरी चौरा, ये आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनमें से भर सकते थे। और एक बार ये देखिए 30.2, दिए गए भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो पुरास्थल ए बी अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानिए। अब देखिए यहाँ पे मानचित्र नहीं है, तो अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको क्या दिया गया था वो पॉइंट। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता लगेगा। मानचित्र होता तो उसे देख के हम बता सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर समझ में आया होगा। और कैसा आपका पेपर गया है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का भी मैंने करवाया, मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी बच्चे हैं मुझे बताएं कमेंट करके कि आपका पेपर कैसा गया है और कितने मार्क्स आप ले आओगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।